हम में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त या तो घरों में होंगे या फिर बाहर होंगे। घरों में होंगे तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कोरोना वायरस को कहीं ना कहीं ख़त्म करने में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर बाहर होंगे तो इस वक्त वो अपने घर की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में लगे होंगे, या जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान होगा उसको लेने के लिए बाहर गए होंगे। एटलीस्ट मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढिलाई दी गई है, सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो सकें। और ऐसे में दोस्तों फिर भी कहूँगा कि जब तक ज़रूरी ना हो घरों से ना निकलें। चलिए, ये एक अलग पहलू। दूसरा, जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हमने कई दफ़ा देख लिया होगा कि कुछ लोग होंगे जो पैदल चल रहे हैं, है ना, चिलचिलाती धूप में, उन्हें ना पानी मिल रहा है ना खाना, लेकिन फिर भी ज़िद है कि वो किसी तरह से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिनके हाथों में बैग हैं, जिनके हाथों में बोरिया बिस्तर है, जिनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और जिनके हाथों में कहीं ना कहीं अपने परिवार की जिम्मेदारी है और परिवार को आगे ले जाने की उनको ज़रूरत है। ऐसे में जब वो लोग पैदल चल रहे हैं, ये तो दोपहर का नज़ारा होगा जो आमतौर पे आपने देखा होगा, लेकिन रात में स्पेशली मैं एक बार देख चुका हूँ। मुझे इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा था, तब लोग वहाँ पे डेरा डाल लिए थे, एक जगह पे रुक गए थे। प्रशासन हालांकि ये देखभाल कर रही थी, पुलिस व्यवस्था थी वहाँ पे, पुलिस बल तैनात था और ये कोशिश की जा रही थी कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। लेकिन फिर भी ऐसे में ये स्पष्ट तौर पे हो जाता है कि क्या आधुनिकता के इस युग में प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष दिखाई दे जाते हैं। ऐसे में दिखाई दे जाता है कि अब ज़िंदगी हमारी कितनी ज़्यादा आसान हो गई है और पहले कितनी ज़्यादा कठिन थी। आज हमारे पास यातायात के साधन है, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसे में स्पष्ट रूप में हमें कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। दूसरी, उन साधुओं की भी हमें झलक इसमें दिखाई देती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और कहीं ना कहीं अपने अंत समय को नज़दीक रखते हैं। खैर चलिए, ये तो बात हो गई अलग। बात आती है मुद्दे की यहाँ पे कि जो मज़दूर हैं, जो अपने बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हैं बिलखते हैं, उनको लेकर के, औरतें हैं, कुछ गर्भवती भी हैं। आम आए दिन आप ये किस्से सुनते होंगे कि कोई गर्भवती महिला किसी बच्चे को अपने साथ में अपने कंधे पे बैठाए हुए फलाना फलाना किलोमीटर तक यात्रा करके इस जगह तक पहुंच गई है। ऐसे में दोस्तों औरंगाबाद की बात करें जहाँ पे 16 मजदूरों की जान चली गई, औरैया की बात करें जहाँ लगभग 24 मजदूरों की जान चली गई, गुना की बात करें जहाँ 8 मजदूरों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, या फिर मुजफ्फरपुर की बात करें जहाँ 6 मजदूरों की जान चली गई, और ऐसे ही तमाम छुटपुट हादसे मजदूरों के साथ में होते रहते हैं। लेकिन इल्ज़ाम हम सिर्फ उनके ऊपर एक ही गढ़ते हैं कि ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस को तेज़ी से फैला देंगे। जब हमारी सोसाइटी में आपस में आपसी लोगों से फुसफुसाहट होती है तो यह स्पष्ट रूप में देखने को आता है कि यार अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब तो बहुत तेज़ी से संक्रमण हो रहा है। मेरे कुछ अपने परिवार वाले भी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि इन मज़दूरों को नहीं चलना चाहिए, आना नहीं चाहिए। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये कहा कि भैया इनको ट्रैक्स पे सोने की क्या ज़रूरत थी, और तमाम तरीके की यहाँ पे जो शिकायतें हैं मज़दूरों के ऊपर डाल दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम एक बेसिक सवाल ये पूछना भूल जाते हैं अपने आप से। स्पेशली हमने ये सुना होगा कि जो मज़दूर हैं वो ज़्यादातर बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ या फिर गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सवाल उठाना लाजिमी है, बहुत जायज़ है कि ये मज़दूर कुछ फैला सकते हैं, कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, ये ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस समय पे ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या इनको ज़रूरत पड़ गई कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई इनको कि ये लोग एक अपने ठिकाने पे नहीं रुक पा रहे हैं, है ना। हम भारतीय हैं, हमें बहुत आसानी से आता है किसी के ऊपर पे इल्ज़ाम गढ़ देना, हमें बहुत आसानी से आता है किसी के ऊपर भी बातों को थोप देना और अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लेना। ठीक है, अब मैं ऐसे में उन लोगों से बात करना चाहूँगा जिनके यहाँ पे ये मज़दूर रुके हुए थे। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके घरों में कुछ ना कुछ मज़दूर रुके होंगे। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या आपने इनको फ्री में रहने दिया इस मुश्किल हालात पे? क्यों? क्योंकि आपको तो भैया अपने किराए से मतलब है ना, आपको किराया नहीं मिला, आपने निकाल दिया। प्रशासन जो ये कहती है लगातार कि हम एक जगह से दूसरी स्थान पे पहुंचा रहे हैं मज़दूरों को, प्रशासन जो ये कहती है, सरकारें, कि हम हर एक उस इंसान को राशन पानी मुहैया कराएंगे वो जिस भी जगह का है, ऐसे में यह डिफरेंस नहीं आएगा कि अगर वो यूपी का है तो उसे अपने गांव में जाके राशन मिलेगा, उसे दिल्ली में नहीं मिलेगा। सरकारों ने ये कहा है कि आप किसी भी जगह पे हैं, जिस जगह हैं वहीं पे आपको राशन मिलेगा। तो फिर क्या ज़रूरी पड़ गया इन मज़दूरों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की? तीसरी बात,
सरकार बात करती है कि भैया 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भी यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, और ऐसे में कुछ महानुभाव लोग होते हैं जो इसका बाइफर्केशन करने लगते हैं कि पर हेड किस किस व्यक्ति को कितना कितना पैसा मिलेगा। यार फिर वही बात आ जाती है कि हम आखिर मतलब किस और अपने आप को लेके जा रहे हैं। क्या सरकार ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है ये हमारे बैंक अकाउंट में डालने के लिए कर रही है? नहीं, ये हमको मजबूत करने के लिए, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कर रही है। ऐसे में ये आप जो बोल रहे हो ना कि इसके अकाउंट में इतने रुपए आ जाएंगे, इस व्यक्ति के अकाउंट में इतने, यार ये बातें एटलीस्ट अभी तो मत फैलाइए। ऐसे में एक और ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास में कुछ काम नहीं होता तो वो दंगे करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है तो वो तोड़ फोड़ में शामिल हो जाते हैं सिर्फ मज़ा लेने के लिए। और ऐसे में ये जो मजदूर हैं बेचारे बेसहारा हैं, जिनके पास में ना कोई पैसा है, ना यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था है, और ऐसे में ना लोग उनको अपने घरों में रुकने दे रहे हैं। ये बार बार उनके ऊपर लागू किया जा रहा है कि नहीं भाई आप मेरे को किराया दो, किराया दो। और साथ ही साथ में जो सरकारों का दावा है वो भी कहीं ना कहीं झूठा होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में लेकिन स्पष्ट ये हो जाता है कि मजदूर हैं, ये भारत निर्माण में लगे हुए थे, चाहे वो शुरुआत से हो चाहे अब तक की सिचुएशन हो। इनमें से किसी एक मजदूर ने कोई तोड़फोड़ नहीं की होगी, कोई दंगाई नहीं मचाई होगी, कोई किसी के साथ में मारा पीटी नहीं की होगी। लेकिन इन्हीं लोगों के ऊपर हादसे भी हो रहे हैं। ये जब जा रहे हैं पैदल में तो इनकी सुरक्षा भले ही पुलिस एक जगह पे कर ले, लेकिन बहुत सारे केस आपने सुन लिए होंगे कि इनके साथ चोरी डकैती जैसी हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। और कहीं कहीं पे तो जहां की खबरें हमें नहीं पहुंच पा रही हैं, हो सकता है कि कुछ और भी तस्वीरें हों जो स्पष्ट ना हो पा रही। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की। आज का ये वीडियो इसी बारे में है। मैं अभिषेक आपके साथ में डिस्कशन करूंगा कि ये जो पॉपुलेशन माइग्रेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसके क्या पहलू हैं और किस तरीके से ये हम लोगों की ज़िंदगी को या हमारे समाज को प्रभावित करेगा। ऐसे में हम एक अंधभक्त की तरह अपनी अपनी सरकारों को काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते हैं और दूसरी सरकारों की आलोचना करते हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कोई भी चीज़ यहाँ पे परफेक्ट नहीं होती है और वो सरकारों पे भी लागू होती है। खैर ये तो चलिए ह्यूमन नेचर है। मैं यहाँ पे अपडेट्स की बात करूँ तो दुनिया भर में इस वक्त 43 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। स्थिति काफ़ी भयानक है। और अगर अब इसमें भारत को जोड़ दिया जाए तो भारत में भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। ऐसे में लगभग 53,000 से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 2,752 मौतें भारत में हो चुकी हैं। अब अचानक से जो भारत में आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना वायरस का, इसको छुपाने के लिए भी सरकारों की भरसक कोशिश है, भरसक प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में ना मैं बीजेपी के ऊपर कुठाराघात कर रहा हूँ, ना मैं किसी भी राज्य सरकार के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो भारत में मजदूर वापस आ रहे हैं, जो इनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है कि ये आएंगे तो अपने साथ में कोरोना वायरस को लेके आएंगे और क्यों इनको एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ रहा है, सिर्फ इसी बात के ऊपर पूरा फोकस मैं इस वीडियो पे बनाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छे से इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, हम सबको पता है, काफ़ी इससे हम लोग खुश भी होते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि एग्रीकल्चर जिसको कहा जाता है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स को भी देखेंगे, भले ही स्थिति में आपको ये दिखाई दे कि हाँ एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बूम हो रहा है, बट यहाँ पे टोटल जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग सिर्फ 15% आता है एग्रीकल्चर का। इसके अलावा पे लगभग 23% जो है वो इंडस्ट्रियल रेवेन्यू कलेक्शन होता है और लगभग 61% यहाँ पे जो है सर्विस सेक्टर से जीडीपी मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ जो एग्रीकल्चर में है, तो लगभग यहाँ पे 14% के आसपास एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे दोस्तों ये जानना भी ज़रूरी है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत में। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए, सरकारी आंकड़ों पे नज़र डाली जाए तो लगभग 1,35,000 रुपये के आसपास एक साल में प्रति व्यक्ति की आय है। वैसे में ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी तस्वीर साफ लगेगी कि भैया 1,35,000 रुपये कम नहीं होते। अब इसको दूसरों शब्दों में बाइफरकेट किया जाए तो मंथली इनकम देखी जाए तो 11,250 के आसपास आती है। चलिए ये भी कहीं ना कहीं पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है 11,250। लेकिन अब आप ऐसे में बताइए कि जो मजदूर हैं, देखिए 3 तरीके की क्लास वैसे तो
हम डिफ़ाइन करते हैं ना कि एक लोअर इनकम हो गया, एक मिडिल क्लास होती है और एक अपर इनकम क्लास होती है, ठीक है। अपर इनकम मिडिल इनकम क्लासेस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि देश का जो भार है, मैं एग्जैक्टली कहूँ यथार्थ रूप में तो वो मिडिल क्लास के ऊपर है। लेकिन चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं मजदूरों की, ठीक है। 11,250 रुपये की वार्षिक मंथली आय के साथ में, जब आप इतनी मंथली आय है तो आप इसमें ये देखिए कि कितने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले हैं, कितने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको बहुत कम भारत में देखने को मिलेगा, 30% भी मिल जाए इसके चांसेस कम ही हैं। ऐसे में लगभग जो 70% के आसपास पॉपुलेशन है, जो रोज़गार हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में से आते हैं। ऐसे में आप ये स्पष्ट तौर पे कैसे कह सकते हैं कि एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाला 11,000 रुपये महीने के कमा लेता हो, है ना। जब भी हम जाते हैं, हम में से ही बहुत सारे लोग हैं वैसे मॉल पे चले जाएंगे, ख़रीदारी करेंगे, पैसे के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हम किसी सब्जी वाले के पास में जाएंगे, जैसे हम किसी लोकल वेंडर के पास में जाते हैं, फेरी वाले के पास में जाएंगे, नहीं भैया ये इतने का नहीं, इतने का दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। और मजबूरी में सामने वाले बंदे को आपको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कह सकता है, उसके पास में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। उनके पास जो रिसोर्सेज है उन्हीं में उनको काम चलाना है। साथ ही साथ में चलिए एक और तस्वीर यहाँ पे आपको साफ कर दूँ। अब हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि जो भारत की हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, टॉप 100 में भी गिनती नहीं आती भारत की। ऐसे में आपको एक और बात बता दूं कि जो भारत है, भारत सरकार प्रति व्यक्ति के ऊपर अगर यहाँ पे जो खर्चा है हेल्थ केयर के ऊपर, वो ओनली एंड ओनली 1.28% का करती है। जी हाँ दोस्तों, एक साल में सिर्फ 1.28%, यानी कि सीधी सी बात है 1,657 रुपये आपको हेल्थ केयर के नाम पे जीडीपी से दिए जाते हैं। अब दोस्तों सोचिए, ऐसे में आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मिनिमम टू मिनिमम वहाँ पे 300 रुपये की फ़ीस आपको दे ही देनी होती है। और इसके साथ में जब आप दवाइयों का खर्चा जोड़ेंगे, 1,000 रुपये का कम से कम का पर्चा आपका वो जुड़ा जाएगा अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और ऐसे में ये देखिए, ये भी बता दूं कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं भी नहीं कि हर एक व्यक्ति को वहाँ पे जाके इलाज दिया जा सके। कोशिश ये रहती है दे दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर हर एक व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनमें से लगभग 25% लोगों की मौत पहले हो चुकी होगी सरकार हॉस्पिटल तक पहुँचने के। ऐसे में बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप इनमें जाके देखिए एक बार, मैं सच बता रहा हूँ, आप एक दिन के लिए एडमिट हो गए, कम से कम आपका 5,000 का पर्चा उसी दिन बन जाएगा, उसी दिन साफ हो जाएगा। ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई अगर 1,600 रुपये आप हर मजदूर के ऊपर या हर एक इंडिविजुअल के ऊपर लगा रहे हैं और ऐसे में किसी को कुछ बीमारी हो जाती तो क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। ऐसे में तब जब उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में तब जब उनके जो मकान मालिक हैं या जो भी हैं उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह, वो सब उनको निकाल देते हैं नौकरी से, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। रास्ते में भटकने के अलावा और घर वापसी के अलावा उनके पास क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है आपके हिसाब से, सरकारों के हिसाब से क्या? तो भैया राशन पानी मुहैया कराई जा रही है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और ट्रेन्स अब चलानी शुरू हो गई हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन हो गई, बसेस पे चलाना शुरू हो गया। यार आपने एरोप्लेन से लाना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल छवि की बात थी। यहाँ पे इंटरनेशनल छवि नहीं है, बट हाँ जब तस्वीरें साफ़ होने लगी कि लोग एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़ सकता है। इंटरनेशनल मीडिया आपको जब लताड़ना शुरू कर देता है, सिर्फ उसी वक्त आप इस बात का ध्यान देते कि भैया नहीं, कुछ यहाँ भी करना ज़रूरी है। ऐसे में मैं फिर बता दूं, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, कुछ ना कुछ लूप होल्स ज़रूरी हैं। आप ये जो कहते हैं कि सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। पूरे सरकारी खजाना या पैसे या योजनाएं जो भी हैं, कहीं ना कहीं पे बीच पे ही गोल गोल घूमती रहती हैं, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से आज ये संकट हो जाता है, मजदूरों को पैदल चलना पड़ता है। अब ऐसे में एक और बात आती है, हम सभी सोच सकते हैं कि भैया ये जो मजदूर हैं एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्यों? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लगभग 15% का एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन वो लगभग 50% जनसंख्या का वहाँ पे आधारभूत ढांचा तैयार कर देता है। 50% जनसंख्या लगी हुई है कृषि कार्य में। लेकिन इसके अलावा के जो मजदूर हैं, मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ
कुछ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों का कोई भी अता पता ज़्यादा जानकारी नहीं पहुंच पाती है सरकार के पास में या हमारे पास में। ऐसे में जो फेरी वाले आते हैं, अगर वो आपके पास आते हैं सब्जी बेचने के लिए या कुछ भी डे टू डे सामान की आपूर्ति करवाते हैं, तो यार आप उनसे लीजिए, उनसे ये मत कहिए कि भैया हमको इतने सस्ते में दो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं मंडी से आए, क्योंकि वो भी परेशान हैं, उनको सबसे तगड़ा झटका लगा हुआ है। साथ ही साथ में मिडिल क्लास फैमिली, यार मैं आपको तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा, आप साथ दे रहे हैं और बराबर तरीके से आप सरकार के साथ में, समाज के साथ में मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। जो जिस जगह है वो अपनी मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी असामाजिक तत्व हैं जो इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो झूठे दावे कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ये पार्टी अच्छा नहीं कर रही, वो पार्टी अच्छा नहीं कर रही। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर एक के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं, ये प्रकृति का नियम है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा साथ में जुड़ा ही होता है, लेकिन हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इस वक्त। साथ ही साथ में उन मज़दूरों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि भाई आप लोग नहीं होते तो शायद ये पृथ्वी आज जो संसार है इस जगह तक नहीं आ पाती, आधुनिकता के इस दौर तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेजल किसको दे देते हैं, है ना, हम सीधे कह देते हैं कि भैया ये सिविल इंजीनियर है, इसने करवाया, ये डॉक्टर है, ये अच्छा है, ये सीए है, ये मैनेजर है, और ऐसे तमाम जो लोग होते हैं उनको तो हम कहीं ना कहीं भैया बधाइयाँ दे देते हैं कि आपकी वजह से। लेकिन यार ये जो मजदूर है ना, ये फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के। घर बनना शुरू होता है तो ये मजदूरों की मेहनत से बनता है, जिस पे आप आज रहते हैं, जिस छत के तले आप रहते हैं, धूप बारिश हर चीज़ से बचते हैं, वो मजदूरों की देन है। ऐसे में आपका ये कर्तव्य बनता है कि उनको परेशान ना करें, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनका साथ दें और जितना पॉसिबल हो सके अपने आप को भी बचा के रखें और सामने वाले को भी बचाएं। साथ में यह एक उम्मीद करता हूं लोगों से भी कि आप किसी भी तरीके के झूठे भ्रामक विज्ञापनों में नहीं आएंगे। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है आप उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दावों के साथ में बहुत सारा खेल खेला जाता है। लगातार यहाँ पे कोशिश की जाती है कि किसी एक को नीचा दिखाया जाए और आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में हमेशा फेर बदल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, ताकि बस क्योंकि लोगों के यहाँ पे लड़ाइयाँ देखने में मज़ा आता है। क्यों आप ये दोस्तों सोचते होंगे कि भाई कुछ भी झगड़ा होता है तो लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई उसका पार्ट नहीं बनना चाहता है, लेकिन तमाशा देखना हर एक को अच्छा लगता है। और मैं नहीं चाहता कि आप में से जो जितने लोग हैं वो तमाशबीन बने। चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग हैं वो इस समय अपने दिमाग का उपयोग करें और कोई ऐसी कंडीशन आती है तो उससे लोगों को बचाने की कोशिश करें। जो फेक मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पोस्ट्स होते हैं, इन सब की भी सत्यता जानने की कोशिश करें। ऐसे में मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी दावे के ऊपर डाउट होता है, कुछ होता है, तो आप यार दी लल्लन टॉप का शो है पड़ताल, उसको जाके भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा, बहुत फेमस है। मैं भी वहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ और यह मैं मानता हूँ कि वहाँ कहीं ना कहीं पे सत्यता दिखाई जाती है। साथ ही साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ रहिए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में, मेरी राय के बारे में कुछ अपनी राय बनाना चाहते हैं, कुछ प्रति उत्तर देना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात गलत है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करके बताइए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sheikh.abhi@gmail.com। इस पर आप मेल कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बातों पे खरा उतर सकूँ। दोस्तों जय हिंद।